गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में इससे पहले जो हमारा टॉपिक था टीचिंग एंड लर्निंग से था, जिसमें हमने देखा टीचिंग कैसे होती है, उसमें लर्निंग कैसे की जा सकती है, हर एक उद्देश्य के आधार पर, स्तर के आधार पर, और हम अगर देखें तो शासन के आधार पर भी हमने कई चीज़ों को देखा है। अगर हम स्तर के आधार पर देखें तो हमने स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर पर देखा कि कैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है और कैसे कैसे हम लोग काम को किस किस स्तर पर हम लोग कौन कौन सा लेवल हम देखते हैं। उसके बाद से हम देखें शासन के स्तर पर तो हमारा ऑटोक्रेटिक जो कि टीचर्स डिपेंडेंट है, फिर हमारा जब डेमोक्रेटिक है तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं, जिसमें जो कि हमारा ऑटोक्रेटिक की बात करें तो उसमें हमारा टीचर जो है एक्टिव होता है और जबकि स्टूडेंट हमारा पैसिव होता है। और अगर हम बात करें हस्तक्षेप की तो हमारे जितने भी मेथड यूज़ करते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती है वो उसमें होता है। इसके बाद से हम देखें, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर हमने देखा कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और आपका क्रियात्मक, इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों के बारे में हमने पढ़ा जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें इन ब्लूम टैक्सोनॉमी की, इसको मैंने डिटेल में पढ़ा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि स्तर है, हमारा लेवल ऑफ टीचिंग है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में, इसको भी आप देख सकते हैं। आप लोग का जो कमेंट आ रहा है, कमेंट मेरे को नहीं मिल रहा है कि आप लोग को कैसा कंटेंट चाहिए। अगर कुछ नया कंटेंट आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर मुझे कोई कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं नया चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोग मुझे क्वेश्चन करिए, आप लोग कोई त्रुटि मिल रही है तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है आज हमारा कम्युनिकेशन है, उसको हम देखेंगे। इसमें आपका टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस करके आपका टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संप्रेषण है क्या। संप्रेषण को हमारा टीचिंग का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी कि बिना कम्युनिकेशन के आप टीचिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीचिंग क्या है, दो लोगों के बीच में परस्पर वार्ता है, यानी कि एक दूसरे के सामने अगर हम वार्ता करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन है। यानी हम बिना कम्युनिकेट किए आपको टीचिंग नहीं करा सकते। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है, यानी कि वो निरंतर ये जो प्रक्रिया है वो बनी रहती है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के बिना आपका टीचिंग भी नहीं हो सकती है और लर्निंग भी नहीं हो सकती, यानी कि ये दोनों ही नहीं हो सकता है। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन ना हो तो हम अपनी बात को आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कोई चीज़ बताना चाहती हूँ, आप उसी चीज़ को इसी वे में समझे तो वो कम्युनिकेशन होता है। यानी कि आपका फीडबैक अगर मुझे मिल रहा है अच्छी तरह तो इसका मतलब कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। इसके बाद से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का ये जो हमारा हिंदी रूपांतर है कम्युनिकेशन, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन, यानी कि सामान्य। अगर हम बात करें लैटिन भाषा की तो लैटिन भाषा में कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन। कई जगह लैटिन भाषा भी लिखा है, आपकी बुक में इसमें आपका ग्रीक लिखा हुआ है, मैं वही बता रही हूँ आपको। आगे अगर आपका लैटिन भाषा भी आ रहा है तो वो आंसर सही होगा। इसमें आपका जो संप्रेषण है वो व्यक्ति के परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, यानी कि मैं अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट यानी क्लियर और बहुत ही संक्षिप्त में बताऊं तो वो कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपको अपनी चीज़ों को बता सकूं और वो आप अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है। अगर हम संप्रेषण की अर्थ की बात करें तो परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना या आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, यानी कि संप्रेषण में अंतर्क्रिया निहित रहती है, इंटरैक्शन निहित रहता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में घटित होती है, यानी कि आप में और मुझ में जो बातें घटित हो रही हैं, जो बातें हम कर रहे हैं वो एक कम्युनिकेशन है, तथा इसके माध्यम से हम अपने अभिव्यक्तियों, इच्छाओं, आदर्शों और सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं। यानी मैं आपको कुछ सूचना दे रही, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, ये सब चीज़ें आपके क्या है, कम्युनिकेशन है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे एंडरसन की। एंडरसन ने कहा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे के, यानी जो कि हमारे सांकेतिक हाव भाव है, जो हमारे जेस्चर्स हैं, उपकरणों या साधनों को प्रभावित यानी उसके द्वारा प्रभावित करता है, वो एंडरसन द्वारा लिखा गया है। एंडरसन का हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच अ पर्सन नोइंगली और अननोइंगली affect cognitive structure of the other through symbolic tools or means।
एंडरसन ने लिखा है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे कीथ एंड डेविस की। उन्होंने लिखा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें समझ अथवा संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है, यानी कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कीथ डेविस ने लिखा है। इसके बाद से हम एक और देखते हैं एडगर डेल। एडगर डेल ने क्या दिया, अनुभव शंकु दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जब हम लोग अंडरस्टैंड लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, समझने की जो प्रक्रिया है वो 90% हम तभी कर पाते हैं जब हम लिख के याद करते हैं। ठीक है, एडगर ने इसमें लिखा है संप्रेषण के बारे में कि संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना, यानी कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग इन अ मूड ऑफ मैच्योरिटी। इसके बाद से हम एक और परिभाषा देखते हैं मैकफार्लैंड की। उन्होंने लिखा था कि मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया ही संप्रेषण है, यानी कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। इसके बाद से एक और परिभाषा हम देखते हैं लूमिस एंड वीगल की। इन्होंने लिखा था कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था या प्रणाली में सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णय द्वारा लोगों के ज्ञान, विचारों तथा प्रवृत्तियों में बदलाव या सुधार लाए जा सकते। ठीक है, तो ये हमारी कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद से हम देखते हैं प्रोसेस, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन में कैसे कैसे प्रोसेस किए जाते हैं। जो हमारे इंटरेक्शन हो रहा है उसमें हम कौन कौन से प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहली बात कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया यानी एक सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मानवीय संबंध स्थापित और दृढ़ करते हैं। यानी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे बीच में जो मानवीय संबंध है वो दृढ़ होता है। इस प्रक्रिया में एक दूसरे के विचारों को और भावों को आदान प्रदान किया जाता है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब इसमें जो प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सेंडर। सेंडर यानी कि संप्रेषक का स्रोत या संदेश वाहक। उसके बाद से हम उस चीज़ को एनकोड करते हैं, यानी कि एनकोडिंग करते हैं। सबसे पहले सेंडर आएगा, फिर एनकोडिंग आएगा। उसके बाद से जब हमने एनकोड कर दिया है, यानी कि संप्रेषण, जैसे कि मैं एक सेंडर हूँ, मैंने आपको एक थ्योरी टाइप में या क्वेश्चन के रूप में आपको एनकोड किया है। आपको मैंने पढ़ाने के लिए एनकोडिंग किया, पढ़ाने का एक स्ट्रक्चर बनाया जो हमारा एनकोड कर दिया। उसके बाद से मैं किस माध्यम से आपको पढ़ाऊँगी, संदेश का माध्यम, यानी कि मैं किस माध्यम से, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा एक माध्यम है। उसके बाद से आपने उसको डिकोड किया, आपने उसको समझा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया। उसके बाद से वो रिसीवर के पास, यानी कि आपने समझ के उसको रिसीवर के पास पहुंचा, यानी संदेश प्राप्ताक के पास पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा। उसके बाद से जो उसे समझ में आया, जो मैंने आप अपना बनाया है, उद्देश्य बनाया, जिस गोल को मैं लेके चली हूँ, अगर वो गोल आप अचीव कर लेते, जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ आप अगर वो समझ जाते, तो आप उसे फीडबैक देते हैं। यानी कि इसमें जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें आपका फीडबैक मिलता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपका आता है सेंडर, उसके बाद से एनकोडिंग, उसके बाद से मीडियम, फिर आपका आता है डिकोडिंग, फिर आपका आता है रिसीवर और लास्ट में आपका आता है फीडबैक। यानी कि मैंने पढ़ाया, अपना कोई एक स्ट्रक्चर बना के एक योजना बनाई, उसमें आपको मैंने एक थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन के साथ दिया, तो मैंने एनकोड कर दिया। उसके बाद से आपका माध्यम था मोबाइल, आपने मोबाइल से इसको पढ़ा, समझा, डिकोड किया, यानी आपने अपने माइंड में विचार किया कैसे कैसे पढ़ाया गया, क्या समझा आपने। उसके बाद से आप रिसीव कर लेते हैं उसको। उसके बाद से आप मुझे फीडबैक देते हैं, यानी कमेंट में आप मुझे देते हैं। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका आता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम, फिर आपका डिकोडिंग, फिर आपका रिसीवर और लास्ट में आपका फीडबैक आएगा। यानी कि ये आपके 6 प्रोसेस होंगे। इसमें आपको देख सकते हैं, संदेश भेजने वाला व्यक्ति संदेश भेजता है, उसे लिखा जाता है यानी एनकोड किया जाता है, तथा किसी न किसी माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। प्रेषित संदेश जहाँ पहुँचता है वहाँ उसको पढ़ लिया जाता है और संदेश जिसके लिए है उस तक पहुँचाते हैं। जिसकी आवश्यकता होती है, यदि आवश्यकता है तो व्यक्ति संदेश प्राप्ति की सूचना पृष्ठपोषण देता है, यानी कि फीडबैक देता है। इतना बात समझ में आपको आ गया। इसके बाद से अगर हम देखें संप्रेषण की प्रक्रिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसमें इस प्रक्रिया में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संदेश का स्रोत। आपका क्या स्रोत है? सोर्स से अभिप्राय है कि उस व्यक्ति या घटना से जो शाब्दिक भी हो सकती है और अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं। अगर मैं आपको मौखिक रूप से बताती हूँ, कई चीज़ें मैं जेस्चर्स के थ्रू बताती हूँ, संकेत के थ्रू बताती हूँ, तो ये आपका स्रोत है। अगर हम संदेश की बात, जो हमारा मैसेज है उसकी बात करें, तो इसमें आपकी सूचना, आपका विचार, सोच, तथ्य होता है। ये एक उद्दीपक की तरह काम करता है, यानी एक स्टिमुलस की तरह काम करता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। ठीक है, इसके बाद से आपका आता है मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक संप्रेषण का माध्यम।
अगर हम माध्यम की बात करें तो उस साधन से है जिसके द्वारा संदेश भेजे जाते हैं और ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका माध्यम आपका शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, आदि प्रकार के हो सकते हैं। अगर मैं जेस्चर्स के थ्रू, कई बार मैं आपके हैंड के थ्रू भी आपको मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार मौखिक बताती हूँ, कई बार लिख के बताती हूँ। तो ये और कई बार ऐसा होता है कि मैं अशाब्दिक वर्ड भी यूज़ करती हूँ। तो इसमें भी हमारा एक मीडियम है। उसके बाद से हमारा संकेत या प्रतीक यानी साइन और सिंबल, इसकी बात करें तो जो किसी अन्य वस्तु को प्रतिनिधित्व करें, यानी अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ या कोई प्रतीक बता रही हूँ तो वो शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया KISS यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप इसको शॉर्ट एंड सिंपल में मैं आपको संकेत के थ्रू बता दिया, मैंने KISS किस, आप उसका दूसरा मतलब भी समझ सकते हो। पर अगर मैंने बता दिया कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम ने इसको अमौखिक रूप से, मैंने आपको संकेत के थ्रू आपको मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये चीज़ें भी हमारी सिंबल्स में आती है। उसके बाद से हम बात करें संदेश को सांकेतिक भाषा में लिखना यानी कि एनकोडिंग करना। मैंने एनकोड कर दिया। संदेश के सांकेतिक भाषा में लिखने का तात्पर्य होता है कि संदेश को शब्द, संकेत तथा अन्य किसी भी रूप में बदलकर उपयुक्त विधि द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था करना, ये आपका एनकोडिंग होता है। इसके बाद से आपका आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूट अनुवाद, यानी कि आप जो कूट अनुवाद होता है उसमें आपकी उस प्रक्रिया से होता है जिसमें संदेश को उसी भाषा में बदलना होता है जो भाषा ग्रहणकर्ता या प्राप्तकर्ता की होती है। यानी कि मैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको समझ में ना आए, मैं गुजराती में बोल रही हूँ आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो वो क्या हो गया, वो डिकोडिंग अच्छी नहीं होगी, यानी आपको समझ में नहीं आएगा। यानी वो संदेश उसी भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में आपको चाहिए, रिसीवर को चाहिए। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्राप्तकर्ता को उपयुक्त संदेश की प्राप्ति, अन्यथा उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर मैं आपको कोई गलत भाषा में पढ़ा रही हूँ या दूसरी भाषा में पढ़ा रही हूँ जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में आपका आता है फीडबैक। फीडबैक की बात करें तो इसका मतलब होता है प्राप्तकर्ता ने संदेश को किस रूप में समझा है। यानी मैंने आपको बताया ना कि आप किस चीज़ को समझ रहे, जो चीज़ मैंने गोल बनाया है वो आप उस चीज़ को उसी वे में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसमें उसकी क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सब चीज़ें मायने रखती है आपकी फीडबैक में। अतः संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। जैसे संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करना, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद से आप बताते हैं मैम ये चीज़ें आपने पढ़ाई है, मुझे ये चीज़ें समझ में आई। इस प्रकार के संदेश भेजने वाले को वापस उसकी प्रतिक्रिया मिलती है, इसकी प्रतिक्रिया मिलती है जो संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट में आता है रिसीवर, यानी कि संदेश ग्रहणकर्ता। संदेश ग्रहणकर्ता के तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति से है जो संदेश को सांकेतिक भाषा में प्राप्त करता है, उसका अनुवाद करता है और प्रयोग करता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सांकेतिक भाषा को प्राप्त करता है, अनुवाद करता है और प्रयोग करता है। संदेश को प्राप्त करने के लिए उसे सुनना, लिखना और अवलोकन करना पड़ता है। यानी आपने सुना, लिखा और उसे ऑब्जर्व किया, इसमें इसको ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी संदेश भेजा जाए वह ग्रहणकर्ता के समझ में आ जाए। यानी मैंने जो भी चीज़ आपको भेजी है वो आपको अच्छी तरह समझ में आए, ऐसा स्पष्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने में, समझने में, ताकि रिसीवर को हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो हमारा था प्रक्रिया। उसके बाद से हम इसकी विशेषताओं की बात करें, यानी कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले संप्रेषण में अंतरक्रिया होती है, यानी इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये दो लोग के बीच में होता है। टू वे कम्युनिकेशन है, दो लोग के बीच में ही बातें होगी, आप अकेले से बात नहीं कर सकते हैं। यानी कि संप्रेषण में आपकी अंतरक्रिया होती है जो आदान प्रदान को प्रोत्साहन के साथ साथ पृष्ठपोषण भी देती है, यानी फीडबैक भी देती है। दूसरा आपका है कि संप्रेषण दुवाही प्रक्रिया, यानी कि टू वे है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, यानी कि सेंडर और रिसीवर। नेक्स्ट आपका है संप्रेषण की मनोसामाजिक प्रक्रिया। मनोसामाजिक प्रक्रिया इसका इसलिए कहा गया है क्योंकि एक सोशल प्रोसेस है। आपका जो कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है, आप समाज में जाके अंतर्क्रिया करते हैं, संप्रेषण करते हैं, अपनी बात को बताते हैं ताकि उसको समझ में आए जो आप बताना चाहते हैं। तो इसलिए संप्रेषण एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद से संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की भागीदारी होती है। जब तक उन अनुभवों पर सभी का अधिकार ना हो जाए तब कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप अपने अनुभवों, अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को ही संप्रेषित करते हैं, इसलिए इसमें लिखा गया है कि वो अनुभवों की भागीदारी होती है। इसके बाद से संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है, फेस टू फेस बात करते हैं,
ठीक है ना। कई बार हमारा फेस टू फेस नहीं भी होता है तो भी हमारा इंटरेक्शन बना रहता है, यानी कि ये अंतःक्रिया बनी रहती है। संप्रेषण में विचारों, भावनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है। अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं, भावनाओं को, इमोशंस को व्यक्त करते हैं, फैक्ट को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बातों को समझा सकें। इसके बाद संप्रेषण प्रक्रिया जो होता है विचार विमर्श तथा विचार विनिमय, इन दोनों तत्व विशेष बल देता है। यानी कि आप कोई भी बात तोल के बोलते हैं तभी आप आगे सामने वाले बंदे को समझा पाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट, क्लियर, हर एक चीज़ संक्षिप्त में बताना, ये नहीं कि बहुत ब्रॉड बताए। जब लंबा कोई कम्युनिकेशन होगा तो उसको समझने में दिक्कत आती है। जब आप शॉर्ट में बताएंगे, मतलब एक ऐसे क्लियर बताएंगे, स्पष्ट और संक्षिप्त बताएंगे तो उन बच्चों को भी समझ में आएगा आप क्या बताना चाह रहे हैं। जब हम बड़ा चीज़ बताते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, बैरर आ जाता है, कम्युनिकेशन में बैरर आ जाता है, यानी कोई भी त्रुटियाँ आने लगती हैं। इसके बाद से हमारे आते हैं, इसमें और एक चीज़ भी है कि संप्रेषण की सक्षमता जो होती है वो शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। यानी अगर हम संप्रेषण करने में सक्षम हैं, यानी हमारी उतनी योग्यता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं और उसको समझा पा रहे हैं, तो इससे हमारी टीचिंग जो होती है वो प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है। इसे हमने देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद से हम देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के प्रकार। अगर हम संप्रेषण की बात करें तो दो प्रकार की होती है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण की बात करें तो इस प्रकार के संप्रेषण में मुख्य माध्यम का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप बोल के कोई काम करते हैं। इसमें सदैव भाषा का प्रयोग होता है क्योंकि वो शाब्दिक है, वर्बल है, इसलिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें मौखिक रूप से वाणी और लिखित रूप से शब्दों अथवा संकेतों द्वारा विचार और भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं तो वाणी का प्रयोग करेंगे, लिख रहे हैं शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर संकेत है तो हमारे विचार और भावना यानी इमोशंस को हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा शाब्दिक संप्रेषण है। कक्षा में शिक्षक हमेशा शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग करता है ज़्यादातर, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो ये शाब्दिक संप्रेषण है, मैं बता के वाणी के द्वारा कर रही हूँ, लिखवा रही हूँ तो शब्दों के द्वारा, अगर मैं संकेत कर रही हूँ तो भावनाओं या विचारों को इसमें इंक्लूड होता है। शिक्षक और छात्र के मध्य हमेशा शाब्दिक अंतःक्रिया होता है। हमने क्या फ्लेंडर में भी क्या पढ़ा था कि उन्होंने वर्बल इंटरेक्शन थ्योरी दी थी, वर्बल इंटरेक्शन दिया था, क्योंकि उनका जो था, उनका मानना था ये जो फ्लेंडर है इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या दिया है, वर्बल इंटरेक्शन दिया है। ये आप लोग ध्यान में, एक वही थे जिन्होंने वर्बल इंटरेक्शन दिया है, जिसमें हम अधिगम अनुभव की परिस्थितियों का सृजन करते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, जितने भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है उन्हीं परिस्थितियों का हम सृजन करते हैं। इसमें जो छात्र हैं उनका जो व्यवहार है उसमें हम अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा, अच्छी कम्युनिकेशन के द्वारा, अधिगम के द्वारा हम बच्चों में अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद से हम इसके प्रकार देख लें। शाब्दिक संप्रेषण के भी प्रकार हैं, इसमें भी देखेंगे हम। सबसे पहले है मौखिक संप्रेषण यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण में आपका संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही प्रत्यक्ष आमने सामने रहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के संप्रेषण में व्याख्या हो सकती है, यानी कि मैं लेक्चर दे सकती हूँ, परिचर्चा हो सकती है, सामूहिक चर्चा हो सकती है, वार्ता हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, प्रश्नोत्तर आदि, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें मौखिक रूप से वाणी और तथ्यों की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये हमारी मौखिक संप्रेषण है। अगर हम बात करें लिखित संप्रेषण की, तो लिखित संप्रेषण में आपका संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको लेटर लिख के दे दिया, आप उसको समझ सकते हैं, तो इसमें आमने सामने रहना ज़रूरी नहीं है। इसमें संदेश देने वाला व्यक्ति लिखित रूप में शब्दों या संकेतों द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान कर सकता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश देने वाले व्यक्ति की भावना को समझकर अर्थ लगाता है। लिखित संप्रेषण में संदेश को छोटे छोटे खंडों में सही शब्दों के माध्यम से तथा सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि शब्द जो लिखे गए हैं वह सरल हो, सुगम हो, स्पष्ट हो और बोधगम्य हो, यानी कि आपको समझ में आए, ताकि बिना किसी परेशानी से जो रिसीवर है वो संदेश को प्राप्त कर सके। इतना समझ में आया। इसके बाद से हम देखें
अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में आपका समझ में आ रहा है कि इसमें आपका शब्दों अर्थात भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने ओरल में क्या, जो हमारा वर्बल था उसमें क्या है, हमने शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि हमारा मुख भाषा है, पर हम इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो शिक्षक है अपने हाव भाव, मुख मुद्रा, चक्षुकंद यानी कि आँखों से भी हाथों की गतिविधियाँ, जो जेस्टर्स है मेरे हाथ के थ्रू जो मैं आपको गतिविधियाँ कर रही हूँ उसका प्रयोग करता है। जैसे इसमें हम अशाब्दिक संप्रेषण को जब हम जेस्टर्स के थ्रू करते हैं तो इसे हम शरीर भाषा संप्रेषण भी कहते हैं, यानी कि हमारा बॉडी लैंग्वेज। इसमें कोई भी ध्वनि नहीं होती है, इसमें शांत भाषा संप्रेषण कहता है, इसीलिए इसे शांत भाषा संप्रेषण भी कहा जाता है। इसमें जो होता है भाषा का उपयोग नहीं होता है, भाषा अभिव्यक्ति में इसी भाषा का उपयोग होता है, जैसे संकेत का, आपके जेस्टर्स का, आपके हाव भाव का, आपका मुख मुद्राओं का। ठीक है, कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग होता है। कक्षा नियंत्रण में अगर मैं आँख दिखा दिया तो बच्चे शांत हो जाएंगे। मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, छात्रों को निर्देश देते, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बच्चा चुप है। प्रस्तुतिकरण, हम जब प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो सहायक प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि वो अशाब्दिक संप्रेषण हमारा होता है। इसमें हमारे भाव प्रधान होते हैं, सबसे मेन अशाब्दिक संप्रेषण में भाव प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क। मुख मुद्रा जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारे जो मुख मुद्रा और चक्षु संप्रेषण के प्रदर्शन को हम अत्यंत प्रभावशाली मानते हैं। जैसे कि संवेगात्मक, हमारे इमोशंस है, हमारे इस स्थिति में हम अभिव्यक्ति से शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो मुख मुद्रा के माध्यम से हम क्रोध दिखा सकते हैं, भय दिखा सकते हैं, शोक दिखा सकते हैं, आश्चर्य दिखा सकते हैं, प्रसन्नता दिखा सकते हैं आदि, ये सब जो संप्रेषण है वो सरलता से हम कर सकते हैं। तो ये हमारी मुख मुद्राएं, ये हमारे जेस्टर्स हैं, ये हमारे बॉडी लैंग्वेज है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्र की मनस्थिति का सही अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चा इस समय क्या सोच रहा है, बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। ये संप्रेषण गूंगे और बधिर छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। हम जो गूंगे लोग होते हैं हम उसे संकेत के थ्रू ही समझाते हैं, आंखों की तरह समझाते हैं, मुख मुद्रा के द्वारा जब समझाते हैं तो उनके लिए वह अत्यंत लाभकारी होता है। दूसरा आपका जो है प्रकार वाणी संकेत। इसमें हम वाणी संकेत के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से या आमने सामने रह के छोटो समूह में करता है। जैसे कि वार्ता के मध्य जैसे मैंने आपको बोला तो आपने हाँ में हाथ सर हिलाया, हूँ करके बात किया। फिर कभी होता है कि हमें बहुत खुशी हुई तो हमने सीटी बजा दिया, ये भी मुस्कुराना या अच्छी तो बहुत तेज़ हंसना, ये सब चीज़ें क्या है वाणी संकेत में आते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रकार है स्पर्श संपर्क। स्पर्श संपर्क में आपकी बात करें तो इसके माध्यम से हम व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति स्पर्श के माध्यम से अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे कि प्रशंसा की शाबाशी देना, सबसे पहले हम अगर आप बहुत अच्छा करते हो, मैं शाबाशी दे रही हूँ तो वो आपका मैंने टच किया तो वो स्पर्श किया, इसका मतलब है कि मैंने आपको स्पर्श संपर्क में लाया, वो कम्युनिकेशन हुआ। फिर शिशु के ऊपर जो माँ हाथ फेरती है वो भी स्पर्श, एक माँ का स्पर्श भी हमारा क्या है, स्पर्श संपर्क है। जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको अभिव्यक्त करना ही महत्वपूर्ण साधन होता है। इसको हम किसी के भी थ्रू हम कर सकते हैं, चाहे हमारे जेस्टर्स हो, चाहे हमारे वाणी संकेत हो, चाहे हमारा स्पर्श संपर्श हो, ये हमारे अशाब्दिक कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा आता है, मैंने आपको एक ये फिगर बना के दिया है, इसमें संप्रेषण इसके दो हैं। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में आपका मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण आता है, जबकि अशाब्दिक में आपका वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्रा आती है, और थर्ड आपका स्पर्श संपर्क आता है, स्पर्श संपर्क आता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने डायग्राम के थ्रू इसलिए बताया ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद से हमारा आता है मेन फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख घटक। अगर हमारा अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। एक टीचर के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कला है, उसमें उसको निपुण होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को वो चीज़ समझा पाए जिस गोल से वो लेके चला है। ठीक है, जब तक शिक्षक अपने विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से दूसरों के सामने नहीं रखना जानता, तब तक वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि संप्रेषण की प्रभावशीलता में शिक्षक अपने प्रभाव में वृद्धि करता है। इसी के कारण हम इसमें कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे संदेश की योजना बनाना। अगर एक टीचर है तो सबसे पहले क्या करता है, एक योजना बनाता है। संप्रेषण को प्रभावी बनने के लिए किसी भी संदेश की योजना अत्यंत सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए। छात्रों की विशेषताओं का ध्यान रखना, उद्देश्य, रुचियाँ, रुझान, आवश्यकताओं, शब्दों, भाव भंगिमा, जो हमारी जेस्टर्स हैं, सामग्री का प्रकार, ये सभी का चयन किया जाता है।
तो इसके द्वारा हम एक योजना बनाते हैं कि हम क्लास में जाएंगे तो प्रत्येक स्तर पर छात्रों को यानी शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को अपनी संप्रेषण कला से किस प्रकार योजना बनाकर प्रभावित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इफ़ेक्टिव टीचिंग को बनाने के लिए कि आपको जो योजना है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो। उसके बाद से आपका आता है कक्षा संप्रेषण में छात्र सहयोग, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच जो विचार और भावों का आदान प्रदान होता है वो संप्रेषण पर ही कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निर्भर करती है। या जब तक हम संप्रेषण अच्छी तरह नहीं करेंगे तो स्टूडेंट और टीचर्स में इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। इसलिए ये दोनों तरफ होनी चाहिए। छात्र को भी चाहिए कि वह संप्रेषण के माध्यम से अपने विचारों और भावों को आदि का प्रदर्शन करे, और शिक्षक को चाहिए कि छात्रों और विचारों को, जो छात्रों के विचार हैं और भाव हैं, उसके प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से आपका आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, यानी कि संप्रेषण को प्रभावी बनने के लिए आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन का माध्यम आपके छात्रों के विचारों, भावों आदि के संप्रेषण भली भांति हो जाना चाहिए, ताकि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से संप्रेषण इतना प्रभावी हो जाए कि वातावरण भयमुक्त हो जाए, यानी कि बच्चा डर के ना पढ़े, बच्चा भयमुक्त वातावरण में अपनी शंका का समाधान आसानी से कर सके, आपसे पूछ सके कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, आप मुझे इसका आंसर फिर से रिपीट कर दीजिए, या फिर आप ये नहीं कि डर के मारे वो आपसे दोबारा पूछ ही नहीं रहा है, तो आपका संप्रेषण वो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। संप्रेषण के माध्यम से ही हम आपस में घुलते मिलते हैं। अब ये नहीं कि अब क्लास में हल्ला हुल्ला कर रहा है, ये भी नहीं होता है। आपका इंटरेक्शन ये होना चाहिए कि आप जो बात बता रहे हैं उसे समझ में आए, अगर वो नहीं समझ में उसको आ रहा है तो वो फिर से क्वेश्चन पूछ सके, इतना उसको छूट देनी चाहिए, उसकी बात को भी समझना चाहिए। इसके बाद से आपका आता है सामूहिक क्रियाओं का आयोजन। सामूहिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जितने भी क्रियाशीलता है उसमें वृद्धि की जाए, यानी शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सामूहिक क्रिया करें या कार्यक्रम करें, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आपके होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, लेबोरेटरी वाला कार्य होता है, प्रयोगशाला कार्य होता है। ये सब चीज़ जो है छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि छात्र और शिक्षक इस प्रकार के सामूहिक क्रिया भाग लेने से संप्रेषण प्रभावशीलता उसकी बढ़ती जाए। इसके बाद से आपका आता है विविध मीडिया का प्रयोग। मीडिया से इसमें है कि जो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की रुचि के अनुकूल विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री, जो हम लोग टीचिंग एड यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, यानी विधियाँ प्रविधियाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी छात्रों के लिए एक ही विधि उपयुक्त नहीं है। सब बच्चा इंडिविजुअल है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी तरीका है याद करने का, उसकी क्षमता है, योग्यता है। तो उसे हमें चाहिए कि हर एक विविध मीडिया यूज़ किया जाए, ऐसा सहायक सामग्री यूज़ किया जाए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है। इससे क्या होता है, उसे चाहिए कि छात्रों के बीच संप्रेषण के विविध माध्यमों का प्रयोग करें, जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके बाद से आपका आता है शिक्षण उपकरणों का प्रयोग, यानी कि हमारे कुछ टूल्स होंगे, टीचिंग टूल्स होता है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण टूल्स का प्रयोग करना है। कैसे करना है कि छात्रों की रुचि के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपकरण, जैसे आपके कौन से होते हैं, रेडियो है, टीवी है, आप लोग डीवीडी बना देते हैं, बच्चों को बोलते हैं आप कंप्यूटर में लगा के आप उसको पढ़ सकें, ताकि बच्चों को समझ में आए, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उसे हम टीवी के थ्रू समझ सकें, रेडियो की तरह समझ सकें। कई बार होता है कि हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक होता है, हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि आप उसमें सर्च कीजिए, उसके बाद से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी और ज़्यादा। तो इससे भी आपका क्या इन उपकरणों का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम लोग मुद्रित और अमुद्रित तथा शाब्दिक और अशाब्दिक उपकरणों का भी माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे अधिक से अधिक प्रभावशाली टीचिंग हो सकती है। ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है संक्षिप्त एवं सटीक शब्दावली। सटीक शब्दावली का मतलब है संक्षिप्त यानी कि छोटा, सटीक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी कि संप्रेषण को प्रभावशाली का एक प्रमुख कारण है संक्षिप्त एवं सटीक शब्दावली का प्रयोग करना। इसमें आपका जो प्रभावशाली संप्रेषक है उसमें शिक्षक को संक्षिप्त और सटीक बोलना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी कहानी सुना रहे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको टू द पॉइंट संक्षिप्त में बताना चाहिए और सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसे उतना ही बोलना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं उसे आसानी से समझ सके। विशेष बिंदुओं का चयन करके बोलना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ सके। अनावश्यक बातें ना बोलें, व्यर्थ भाषण से बचें। ये सब चीज़ें उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको शब्दावली कैसे कैसे यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है भाषा शैली, पूर्ण सूचना और निर्णय में शीघ्रता।
यानी कि आपका भाषा शैली संप्रेषण को प्रभावशाली कैसे बना सकता है, ये सबसे बड़ा मुख्य साधन होता है कि आपकी भाषा शैली कैसी है। क्योंकि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे किसी भी विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई ना हो। अगर मैं भाषा सरल बोल रही हूँ, स्पष्ट बोल रही हूँ, तो आपको कठिनाई नहीं होती है समझने में। पूर्ण और स्पष्ट सूचना के माध्यम से ही संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इतना तो हमने समझ चुके हैं। क्योंकि अगर सूचना को सही तरह से संप्रेषित ना करें तो दूसरे बंदे को समझ में नहीं आएगा। छात्रों को जिसके बारे में सूचनाएं दी जाए वह सूचनाएं अधूरी और अस्पष्ट ना हो। ये सबसे मेन बात है कि अस्पष्ट ना हो, अधूरी ना हो, वह पूरी तरह से पूर्ण हो, स्पष्ट होनी चाहिए। संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए निर्णय की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि तत्काल एवं निर्णय में शीघ्रता से सुव्यवस्था बनी रहती है और संप्रेषण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये तो था आपका पूरा का पूरा मेन फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद से हमारा देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद से कुछ बाधाएं भी आएंगी। यानी कि हमारे संप्रेषण में ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक चीज़ स्पष्ट ही बोल रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, उसमें कुछ कुछ बैरियर्स भी आते हैं। यानी जैसे जब हम कभी इसका टॉपिक हम देख लेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के अवरोध या बाधाएं। इसमें हम देख सकते हैं जब कभी हम संदेश प्राप्तकर्ता वाले को संदेश उसी रूप में नहीं पहुंचा पाते जिस रूप में उसे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो उसे संप्रेषण भाषा बाधा कहते हैं, यानी कि उसे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हमारी कई सारी बाधाएं आती हैं। सबसे पहले है भौतिक बाधाएं, दूसरा आपका है भाषा संबंधी बाधाएं, तीसरा आपका मनोवैज्ञानिक बाधाएं और लास्ट आपका पृष्ठभूमि की बाधाएं। अगर हम भौतिक बाधाएं की बात करें तो भौतिक बाधाएं में आपका शोर आ जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पीछे कुछ शोर आ रहा है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो हमारी वो भौतिक बाधाएं आ रही हैं, यानी कि आपको डिस्टर्ब हो रहा है। आप क्या पता मैं जो पढ़ाना चाह रही हूँ आपको ना समझ में आए, हल्ले की वजह से आपको ना समझ में आए। अदृश्यता, अगर मैं नहीं दिख रही हूँ तो भी कम्युनिकेशन अच्छी तरह नहीं हो पाता है। इंटरेक्शन कैसे है, दो लोग के बीच में है, तो वो आपका इंटरेक्शन नहीं बन पाएगा। वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, अगर मेरे पास भौतिक सुविधाएं ना हो, वातावरण डिस्टर्ब हो, तो भी मैं वो भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आता है। अगर मेरा खराब स्वास्थ्य है, आवाज़ मेरी मोटी निकल रही है, आपको नहीं समझ में आए, कई वर्ड मेरे दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या आएगा, तो उससे भी भौतिक बाधाएं आती हैं। ध्यान केंद्रित ना होना, अगर मेरा टॉपिक से ध्यान नहीं है तो भी आपको मैं अच्छी तरह नहीं समझा पाऊंगी, तो ये भी आपका भौतिक बाधाएं में आता है। तो इससे क्या होता है, संदेश प्राप्त करने वाले को थकान की महसूस होना, अगर ये भी दिक्कत आ रही है, अगर मुझे थकान है, थकावट मुझे लग रहा है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो भी मैं आपको भौतिक बाधाओं के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि तो भी मैं आपको अपने संप्रेषित नहीं कर पाऊँगी। दूसरा आपका भाषा संबंधी बाधा है। इसमें आप देख सकते हैं कि शब्द आडंबर होना, यानी कि मेरा शब्द अस्पष्ट हो, अनावश्यक शब्द मैं बोलूं, शब्दों को चबाकर बोलूं, गलत उच्चारण करूं, अस्पष्ट संकेत दूं, तकनीकी और वैधानिक शब्दावली में भिन्नता हो, तो ये सब चीज़ें हमारी भाषा संबंधी बाधाओं में आता है। यानी अगर मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं समझा सकती हूँ, शब्द सही नहीं बोल रही हूँ, स को श बोल रही हूँ, श को स बोल रही हूँ, तो भी आप में भाषा संबंधी बाधाएँ आती हैं। नेक्स्ट आपका है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं में होता है आपका अरुचि, पूर्वाग्रह, ध्यान न दे सकना, गलत प्रत्यक्षीकरण, अलाभकर अनुभव, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण और अपूर्ति जिज्ञासा आदि आती हैं। यानी कि अगर आपका मन नहीं है, रुचि नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी मनोवैज्ञानिक बाधाएं आती है। मैं तो आपको समझा रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वहाँ पर उस समय आप नहीं प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो भी मनोवैज्ञानिक बाधाएँ आती हैं। नेक्स्ट आपका पृष्ठभूमि की बाधा है। इसमें आपका क्या है, पूर्व अधिगम, जो आपका पहले से लर्निंग है, ठीक है, उसमें आपको आधा चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। फिर सांस्कृतिक भेदभाव, जो आपके कल्चर भेदभाव हैं, पूर्व कार्य स्थिरता या पूर्व कार्य का वातावरण, इससे क्या होता है, इससे आप लोगों में पृष्ठभूमि की बाधाएं आती हैं। यानी आपकी जो पूर्व ज्ञान है उससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका पृष्ठभूमि की बाधाएं आती हैं। तो ये थी आपकी कुछ बाधाएं। इसके बाद से हम देखते हैं भौतिक बाधाएं। आपको समझ में आ गई कि संप्रेषण में बाधा डालने वाली बाधाओं को भौतिक बाधाएं कहते हैं। इसमें आपका कक्षा के अंदर व बाहर शोर हो, कक्षा का वातावरण, बौद्धिक असुविधाएं, अनुशासन, व्यवस्था का अभाव, खराब स्वास्थ्य, शारीरिक कमजोरी, थकान, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। ध्यान केंद्रित ना हो पाना आदि, ये सब चीज़ प्रमुख होती है। इसमें भौतिक कारक संप्रेषण होता है। दूसरा भाषा संबंधी में आपके जो
जो बाधा आती है वो भाषा संबंधी होती है। इसमें आपका सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला यदि एक समान भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं तो भाषा संबंधी भाषा जो बाधा होती है वो खड़ी हो जाती है। इसमें संदेश के विचारों और सूचनाओं को समझना कठिन हो जाता है और भाषा संबंधी बाधाओं को अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण, शब्दों का चबाकर बोलना, तकनीकी वैधानिक शब्दावली की भिन्नता आदि प्रमुख होते हैं। तो ये आपका भाषा संबंधी बाधाएं हैं। फिर आपका व्यक्तिगत बाधाएं में आपका क्या आ जाएगा, शिक्षक और छात्र के व्यक्तिगत संबंधी चरों के संबंधित होती है। जैसे इन चरों में संप्रेषण की प्रक्रिया को दूर नहीं किया जा सकता। जैसी स्थिति में शिक्षक संप्रेषण करना परंतु छात्र, शिक्षक तो संप्रेषण कर रहा है परंतु जो छात्र है उसका वास्तविक अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। पूर्व निर्धारित व्यक्तिगत चरों में संदर्भ में उसको ग्रहण नहीं करता है। उसका कारण है कि शिक्षक अपनी कार्यशैली में जो भी कार्य करता है उसको छात्र अपनी स्वयं की रुचियों, अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, भावनाओं और उद्देश्यों के संदर्भ में ग्रहण करते हैं तथा उसे अर्थपूर्ण बना लेते हैं। इस कारण से संप्रेषण बाधित होता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद से और भी है, जैसे संवेगात्मक बाधाएं आती हैं, फिर प्रबंध संबंधी बाधाएं आती हैं, प्रस्तुतिकरण बाधाएं आती हैं, प्रेजेंटेशन आपने कैसे दिया वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा आता है अब ये जो बाधाएं आ रही हैं उनका उपाय करना, यानी कि संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के कुछ उपाय भी होते हैं, यानी रेमेडीज ऑफ रिमूव द बैरियर्स। इसमें सबसे पहले है सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, यानी कि हमें इसका उपाय करना है। तो इसका उपाय क्या है, सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट है आपका व्यवस्थित एवं सार्थक संप्रेषण। इसमें क्या होता है, आप असार्थक शब्द ना यूज़ करें। संदेश जो पहुंचाना है, जो सूचना देने वाले हैं और सूचना प्राप्त करने वाले हैं, दोनों की कठिनाई उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपको व्यवस्थित और सार्थक संप्रेषण का प्रयोग करना है। उसके बाद से आता है पूर्वाग्रह से बचना, यानी संप्रेषण देने वाला और संप्रेषण ग्रहण करने वाला दोनों लोगों में पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। सुनते समय या संदेश ग्रहण करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि बताने वाला जो कह रहा है वो पहले से ही जानता है। यदि आप उसे जानते भी हैं तो भी उसे ध्यान से सुनिए। संभव है कुछ नए तथ्य आपको जानने को सुनने को मिलेंगे। अगर आप कोई चीज़ आराम से सुनते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपने नई भी सीखी हैं, तो पूर्वाग्रह से बचें। नेक्स्ट है आपका हस्तक्षेप ना करें। यदि कक्षा में संदेश या सूचना देने वाला कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो उसे तुरंत पूछने की अपेक्षा कक्षा के अंत में अपनी समस्या रखनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको कहती हूँ कि क्वेश्चन आप जब पढ़ लेते हैं उसके बाद समझिए, उसके बाद से आप मुझे कमेंट कीजिए। बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो आप मेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे क्या होता है, जो संप्रेषण है वो ख़राब होने लगता है। तो इसलिए हस्तक्षेप ना करें। जो भी आपकी समस्या है कक्षा के अंत में अपनी समस्या रखिए, जिसे शिक्षक या सूचना देने वाला जो प्रारंभ से अंत तक बिना किसी हस्तक्षेप चुना जा चुका है वो अपने संदेश को ख़त्म करने के बाद आपके विचारों को सुनेगा और अच्छी तरह आपको निर्देशित भी करेगा। इसके बाद से आपका आता है उद्देश्य एवं माध्यम की स्पष्टता, यानी कि जो आप उद्देश्य लेके चले हैं उसका माध्यम अस्पष्टता संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती है। अगर कोई उद्देश्य है उसका माध्यम आपका गलत है तो वो बाधा उत्पन्न करती है। उद्देश्य एवं माध्यम की स्पष्टता नहीं होगी तो निश्चित रूप से संदेश भेजने वाला या संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति में सोच में भिन्नता आ जाएगी। मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो माध्यम गलत हो जाएगा। इसलिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक उद्देश्य सही नहीं होंगे, माध्यम का सही प्रयोग नहीं होगा, तब तक संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से आपका आता है संदेशों को भली भांति पढ़ा जाए, यानी जो संदेश भेजने वाला है या संदेश ग्रहण करने वाला है उसे संदेश को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए, भली भांति पढ़ना चाहिए। संदेश भेजने वाले को संदेश को भली भांति पढ़ लेना चाहिए कि उसमें त्रुटियां तो नहीं है। संदेश स्पष्ट शब्दों और सरल भाषा में होना चाहिए या नहीं, या अगर मैंने लिखा है ये सरल भाषा में है या नहीं है ये भी देख लेना चाहिए। संदेश ग्रहण करने वाले को संदेश को भली भांति पढ़कर ये देखना चाहिए कि संदेश में प्रमुख रूप से क्या कहा जा रहा है, यानी कि संदेश के उद्देश्य क्या है, संदेश कौन कौन से बिंदु हैं, उसमें क्या क्या बिंदु दिए गए हैं, क्या वो कहना चाह रहा है। यदि संदेशों को अच्छी तरह से पढ़कर आदान प्रदान किया जाए तो निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न नहीं होगी। फिर आपका आता है संतुलित वातावरण और समय का सदुपयोग। संतुलित वातावरण, ये सही बात है कि संप्रेषण को सही ढंग से प्रभावी बनाने के लिए संतुलित वातावरण का होना अति आवश्यक है। अगर वातावरण में शोर होगा, प्रदूषण की अस्वच्छता होगी, गंदगी होगी, हवा होगी और रोशनी की व्यवस्था नहीं ठीक होगी तो निश्चित रूप से संप्रेषण में बाधा आएगी ही आएगी। इसलिए संप्रेषण को प्रभावशाली में वृद्धि के लिए स्वच्छ और संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है।
इसी प्रकार से समय का भी संप्रेषण की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर समय के साथ ना चले तो तो वो कार्य सही तरह से नहीं कर पाएगा। प्री प्लान कोई भी काम करना चाहिए। यदि सूचना सही समय पर ना भेजी जाए तो वह प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए समय का और वातावरण दोनों ही कंपलसरी है। इसके बाद से आता है उत्तर की निश्चितता। उत्तर की निश्चितता की बात करें तो जो सूचनाएं हैं, विचार हैं, इनका आदान प्रदान करने के समय आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो उसे ध्यानपूर्वक सुनकर निश्चित करके उत्तर देना चाहिए। यानी कि आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उसे पहले आप विचार कीजिए, समझिए, उसके बाद से आप उत्तर दीजिए। उत्तर देते समय उसे ये सही संदर्भ में, सरल भाषा में और सटीक शब्दों तथा संक्षिप्त का ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सरल भाषा, सटीक, संक्षिप्त। इसमें आपका 7C भी मैं आपको बताऊंगी, जो 7 कम्युनिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या होना चाहिए। मेन कहने वाली बात है कि ध्यान को सुनकर मनन करते हुए उसे प्राप्त होने वाले आंतरिक और गहराई में छुपे हुए अर्थों को खोजकर उत्तर निश्चित किया जाना चाहिए, यानी तौलकर बोलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है सकारात्मक अभिवृत्ति। आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी संदेश देने वाले और संदेश ग्रहण करने वाले दोनों का सकारात्मक अभिवृत्ति रखनी चाहिए। यदि विचारों का आदान प्रदान सकारात्मक सोच से किया जाए और अगर ये सोच के साथ हो रहा है, सकारात्मक सोच के साथ हो रहा है, तो संदेश देने वाला और ग्रहणकर्ता दोनों की सोच सकारात्मक होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से हमेशा पॉजिटिव ही होता है। उसमें जो भी विचार और भाव का आदान प्रदान हो रहा है उसमें आपसी सहयोग, सौहार्द, प्रेम की भावना है, तो निश्चित रूप से संप्रेषण के अवरोध दूर होंगे और उसकी प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। ये आप तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से आपका आता है प्रबंधकीय कुशलता, यानी कि आपका मैनेजमेंट, यानी संप्रेषण की सफलता बहुत कुछ प्रबंधकीय कुशलता पर निर्भर करती है। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप संप्रेषित करके क्या करेंगे, यानी कि इस प्रबंधकीय कुशलता और शैली का प्रभाव संप्रेषण पर पड़ता है, क्योंकि प्रबंधन का कुशलता के से संप्रेषण विविध माध्यमों से विकास किया जा सकता है। क्योंकि जो आपका मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था कौन करता है, प्रबंधक करता है। उसकी कुशलता व्यवस्था से विचारों का आदान प्रदान स्वच्छ वातावरण, सकारात्मक अभिवृत्ति के साथ होता है। अगर कॉलेज स्कूल में आपका वातावरण अच्छा ना हो, पॉजिटिव थिंकिंग ना हो लोगों की, तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्रबंध की कुशलता से ही संप्रेषण सही ढंग, सही तरीके और सही माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये तो था आपका पूरा संप्रेषण। इसमें आपका और भी चीज़ें हैं, जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया में कई माध्यम यूज़ किया जाते हैं। एक तो आपका आता है प्रिंट और दूसरा आता है नॉन प्रिंट मीडिया। इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं संप्रेषण में मुद्रित और अमुद्रित माध्यम, यानी कि प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया इन कम्युनिकेशन। इसमें आपका मीडिया इन कम्युनिकेशन में आपके 2 तरह के होते हैं, मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम, यानी कि प्रिंट मीडिया और नॉन प्रिंट मीडिया। मुद्रित माध्यम में आपका आता है स्व अनुदेशित सामग्री, और दूसरा आता है और भी कई सामग्री, जैसे समाचार पत्र है, शोध है यानी रिसर्च है, जर्नल है, वर्कबुक है, शब्दकोश है, एटलस है, एनसाइक्लोपीडिया है। ये आपकी मुद्रित माध्यम, ये आपको लिखी हुई चीज़ मिलती है। सेल्फ निर्देशित जो मैंने खुद लिखी है, ठीक है ना, स्वयं लिखी है, वो सब चीज़ें भी इसमें मटेरियल में आता है। अमुद्रित मीडिया में जो हमारा देखा जाता है उसमें श्रव्य माध्यम, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं रेडियो टेप रिकॉर्डर को। दूसरा आपका दृश्य माध्यम, जैसे आपका चार्ट है, नक्शे हैं, मॉडल है, स्लाइड्स हैं, फिल्म स्ट्रिप है, प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एपिडाइस्कोप है, तो ये सब चीज़ें आपके देख सकते हैं। न चार्ट को आप वो देखते हैं तो ये सब चीज़ें दृश्य माध्यम में आता है। श्रव्य माध्यम में रेडियो टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुन सकते हैं। और जो हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री है उसमें आपका टेलीविज़न, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर वीडियो डिस्क, आप इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वीडियो टेक्स्ट, ये आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, आप लोग एक ही साथ 3-4 लोगों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये आपका श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम में आता है। ये आपका मीडिया आ गया, ठीक है। इसके बाद से आपको मैंने एक पिक्चर दिया है, स्वनिर्देशित प्रक्रिया में आपके ये सब है, इसको अभी आप देख लेंगे। स्व अनुदेशित प्रक्रिया में आप जैसे देख सकते हैं कि आपको आजकल क्या होता है, दूरस्थ शिक्षक संस्थाओं में स्व अनुदेशित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका क्या है, प्रत्येक कोर्स के लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सामग्री दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर आयु के आधार पर, स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें छात्र अपने आप प्रयासों को घर पर ही रह के पाठ्यपुस्तक को सरलता और स्पष्टता से समझ सकते हैं। तो ये हमारे स्व अनुदेशित सामग्री के अंतर्गत आता है।
ये आपको मैंने बता दिया, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको 7C की बात कर रही थी कि 7 कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन में आपका आता है क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा आपका है कंसाइज। कंसाइज होता है, मतलब होता है संक्षिप्त, यानी इतना ब्रॉड मत बता दीजिए, आप कम्युनिकेशन मत दीजिए ताकि बच्चों में क्या इंटरेक्शन ना बन पाए, बच्चा कुछ समझ ना पाए, उसमें गलतियाँ आए। ठीक है ना, इसलिए जो आपका जो टॉपिक है, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। थर्ड आपका आता है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब यथार्थपूर्ण, कंक्रीट मतलब मूड से, यानी कि आपको मूड से इंक्लूड करते हुए। ठीक है ना। फिर आपका आता है करेक्टनेस। करेक्ट मतलब सही, सही आप उसको बताइए, गलत ना दीजिए, अपूर्ण चीज़ें मत दीजिए, सही चीज़ों को संप्रेषित कीजिए। उसके बाद से आता है कोहेरेंट, यानी सुसंबद्ध, यानी संबंधित होना चाहिए। उसके बाद से सेकंड लास्ट आपका आता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब संपूर्ण, संपूर्ण संप्रेषित कीजिए, संक्षिप्त, स्पष्ट, यथार्थपूर्ण, सही, सुसंबद्ध और संपूर्ण दीजिए। यानी कि आपको कोई भी टॉपिक समझाना है उसको संपूर्ण दीजिए, इतना ब्रॉड मत कर दीजिए कि बच्चे को समझ में ना आए, बच्चा उसमें कठिनाई का सामना करने लगे। इसलिए उसमें स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। और लास्ट आपका आता है कॉर्टिनेस, यानी कि आपका विनम्र, यानी उसे संप्रेषित करने में ये 6-7 चीज़ें इंक्लूड होती है: स्पष्टता, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, सही, सुसंबद्ध, संपूर्ण और विनम्र। तो ये भी आप ध्यान में रखें, 7 C's पूछी जाती हैं। ये तो था आपका संप्रेषण पूरा, उसकी प्रक्रिया हमने देख ली, प्रोसेस देख लिया, उसके बाद से हमने उसके प्रकार देखे और फिर लास्ट में हमने उसके बैरियर्स को भी देखा, उसके उपाय भी देखे। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 व्यक्ति के मध्य, पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, थर्ड ऑप्शन अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है और लास्ट ऑप्शन है यह अनुभव का पृष्ठपोषण करती है। तो इसका आंसर है सी, अनुभवों का आदान प्रदान करता है। मैंने इसको बताया भी था कि संप्रेषण क्या है, अपने अनुभवों, विचारों, अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान करना होता है, यानी 2 व्यक्तियों या 2 वे कम्युनिकेशन होता है और अपने अनुभवों, विचारों और अभिव्यक्तियों को इसका आदान प्रदान करता है। इसका आंसर है सी, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, संप्रेषण संपन्न हो सकता है। पहला ऑप्शन है 2 प्राणियों के मध्य, दूसरा ऑप्शन है मशीनों एवं प्राणियों के मध्य, थर्ड ऑप्शन है 2 पशुओं के मध्य और लास्ट ऑप्शन है मनुष्य एवं पशु पक्षियों के मध्य। इसका आंसर है ए, 2 प्राणियों के मध्य, यानी 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संप्रेषण जो होता है 2 वे कम्युनिकेशन, यानी 2 प्राणियों के मध्य। इसका आंसर ए है। थर्ड क्वेश्चन आपका, संप्रेषण का प्रक्रम में प्रथम चरण है। पहला ऑप्शन है संदेश, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक दृढ़ता, थर्ड ऑप्शन है फूड संकेतक और लास्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। इसका आंसर है सी, कूट संकेतक, यानी कि एनकोडिंग। ठीक है, संप्रेषण पहला चरण क्या होता है, कूट संकेत करना, एनकोड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। पहला ऑप्शन है क्षमता योग्य, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तनीय और लास्ट ऑप्शन है अविस्मरणीय। इसका आंसर है सी, अपरिवर्तनीय, यानी जो हमारा जो अपरिवर्तनीय मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण में लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 2 तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है सदैव, दूसरा ऑप्शन है शायद ही कभी, थर्ड ऑप्शन है कभी नहीं और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सदैव। सदैव संप्रेषण प्रभावशाली होता है, प्रभावपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। पहला ऑप्शन है शाब्दिक, दूसरा ऑप्शन है अशाब्दिक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कक्षा में संप्रेषण हमारा शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक होता है। ठीक है, दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण का वह माध्यम कौन सा है जिसमें श्रव्य एवं दृश्य दोनों सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा ऑप्शन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड ऑप्शन है फैक्स और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। संप्रेषण का माध्यम में श्रव्य दृश्य या जो सुना भी जा सके और देखा भी जा सके, उसमें कौन सम्मिलित है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संप्रेषण मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन है स्मिथ एवं स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है गुलीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है ये सभी।
इसका आंसर है सी, ये अभी दोनों, यानी स्मिथ और स्मिथ और गुलीबोर्ड दोनों ही इसके प्रवर्तक हैं संप्रेषण मनोविज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है 5। अशाब्दिक संप्रेषण 5 प्रकार के होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में आपका आता है वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, आपका मुख मुद्राएं, स्पर्श संपर्क, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, कई जगह आपको 3 मिलेगा, कई जगह इससे भी ज़्यादा होती हैं। अशाब्दिक संप्रेषण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रेषण अधिगमकर्ता की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वह होता है? पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है कलात्मक और लास्ट ऑप्शन है क्षणिक। इसका आंसर है बी, मनोवैज्ञानिक। अधिगमकर्ता की क्रिया को बढ़ाना यानी मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है संवाहिका, थर्ड ऑप्शन है शक्ति और लास्ट ऑप्शन है कूट। इसका आंसर है डी, कूट। हम एनकोड करते हैं। ठीक है, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए हम लोग एनकोडिंग करते हैं, तो ये हमारा एनकोडिंग भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के रेखीय प्रतिमान के घटकों का अनुक्रम है? रेखीय, लीनियर। पहला ऑप्शन है संदेश, दूसरा ऑप्शन है संकेतक, थर्ड ऑप्शन है संकेत और लास्ट ऑप्शन है माध्यम। इसका आंसर है बी, संकेतक। कम्युनिकेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है यूनानी और लास्ट ऑप्शन है स्पेनिश। इसका आंसर है ए, लैटिन। कम्युनिकेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कई जगह ग्रीक भी दिया हुआ है, पर आप लैटिन पे ही टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है कम्यून से, दूसरा ऑप्शन है कम्यूट से, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिस्ट से और लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर से। इसका आंसर है सी, कम्युनिस्ट से, जो कि आपका लैटिन शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रेषण इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा रूप प्रभावित करना चाहता है, दूसरा ऑप्शन है प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, प्रेषक। संप्रेषण प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है, यानी जो सेंडर होता है वो अपने संदेश को, जो प्राप्त करने वाला रिसीवर है, उसको अपने इच्छा अनुसार प्रभावित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? पहला ऑप्शन है विचार, दूसरा ऑप्शन है अवधारणाएं, थर्ड ऑप्शन है अर्थ और लास्ट ऑप्शन है शब्द। इसका आंसर है सी, अर्थ। अर्थ संप्रेषण, जो संप्रेषण होता है वो अर्थ के हस्तांतरण को समझने के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं? पहला ऑप्शन है स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। दूसरा ऑप्शन है संकेत, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सहसंबंध। थर्ड ऑप्शन है संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी। और लास्ट ऑप्शन है प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। इसका आंसर है ए, स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले एक सेंडर होता है, उसके बाद से आपका एनकोडिंग, डिकोडिंग, इसमें चीज़ें आती हैं। फिर आप डिकोडिंग मतलब आपका जो मीडियम है, मीडियम्स के बाद है आपका डिकोडिंग आएगा और डिकोडिंग के बाद से आपका फीडबैक आएगा। जो हमारा मीडियम है वही हमारा इसमें चैनल है, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, संदर्भ। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। स्रोत पहले आएगा, लास्ट में आपका संदर्भ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है अच्छे संप्रेषण कौशल का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन है ग्रहण शक्ति का प्रमाण को वापस दोहराकर, थर्ड ऑप्शन है प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना और लास्ट ऑप्शन है संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। इसका आंसर है सी, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। जब हम सेंडर अर्थ कुछ चीज़ देता है, एनकोड करता है, तो जो रिसीवर होता है वो उसका प्रतिक्रिया दे तो वही प्रभावी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है संकेत वाचन, दूसरा ऑप्शन है कूट लेखन, थर्ड ऑप्शन है लेन देन संव्यवहार और लास्ट ऑप्शन है द्विव्यक्ति संवाद। इसका आंसर है डी, द्विव्यक्ति संवाद। टू वे कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्टिक कम्युनिकेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? पहला ऑप्शन है संदेश, दूसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, थर्ड ऑप्शन है कूट लेखन और लास्ट ऑप्शन है संकेत वाचन। इसका आंसर है बी, प्रतिपुष्टि। प्रभावी संप्रेषण के मूल तत्व आपका फीडबैक होता है। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव है। प्रतिपुष्टि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? पहला ऑप्शन है संप्रेषण चैनल या माध्यम का चयन करने पर, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन करने में, थर्ड ऑप्शन है संप्रेषण के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना यानी कि स्पेसिफाई करना, और लास्ट ऑप्शन है संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। इसका आंसर है सी, संप्रेषण के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना, स्पेसिफाई करना। पहले आप उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, उसके बाद से आप संप्रेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी कि एनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, दूसरा ऑप्शन है शोर समाप्त करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है संदेश उत्पत्ति करने हेतु और लास्ट ऑप्शन है संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु। तो इसका आंसर है सी, संदेश उत्पत्ति करने हेतु ही हम एनकोडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावित तब माना जाएगा यदि पहला ऑप्शन है या धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से वितरित हो, दूसरा ऑप्शन ये एक शांत स्थिति में हो, थर्ड ऑप्शन यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता हो और लास्ट ऑप्शन है जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। तो इसका आंसर है डी, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो संप्रेषक को प्रभावी तभी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तीन घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है? पहला ऑप्शन है संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया, नेक्स्ट ऑप्शन है शोर, प्रतिक्रिया और शब्द जाल यानी जागरण, थर्ड ऑप्शन है संदेश, शोर और प्रतिक्रिया और लास्ट ऑप्शन है प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। इसका आंसर है सी, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ये इसके मानव घटक होते हैं, ठीक है ना, मानव संप्रेषक प्रक्रिया के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द होते हैं। पहला ऑप्शन है गुणबोध, दूसरा ऑप्शन है वादक, थर्ड ऑप्शन है चिन्ह और लास्ट ऑप्शन है अनावश्यक। इसका आंसर है चिन्ह। शब्द हमेशा चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संदेश की मौखिक आलोचना, दूसरा ऑप्शन है संदेश की स्वीकृति, थर्ड ऑप्शन है संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया और लास्ट ऑप्शन है संदेश में विरुचि। इसका आंसर है सी, संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्सेस, ये हमारी श्रोता की प्रतिपुष्टि कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है भाषा का पूर्ण नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त शब्दावली, थर्ड ऑप्शन है आकर्षक व्यक्तित्व और लास्ट ऑप्शन है संपादित होने वाले सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण। इसका आंसर है सी, आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व जो आपका होता है वो प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषक में सहनशीलता होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है संप्रेषक मृदुभाषी यानी कि सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है संप्रेषक का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। इसका आंसर है ए, संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग का भाग है? पहला ऑप्शन है चक्षु संपर्क, दूसरा ऑप्शन है सिर हिलाना, थर्ड ऑप्शन है स्पष्टीकरण मांगना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आपका जो सक्रिय श्रवण है उसका भाग आपका चक्षु संपर्क भी हो सकता है, सिर हिलाना भी हो सकता है और स्पष्टीकरण मांगना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी संदेशवाहक वह है जो, पहला ऑप्शन है एक हास्यपूर्ण वक्ता है, दूसरा ऑप्शन है अभिनय संबंधी प्रतिभा से पूर्ण हो, थर्ड ऑप्शन है संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है और लास्ट ऑप्शन है मातृभाषा में संप्रेषण करता है। इसका आंसर है सी, संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। ये एक प्रभावी संदेशवाहक है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता यानी कि मैसेज रिसीवर पर क्या प्रभाव होने चाहिए? पहला ऑप्शन है वह इसका आनंद प्राप्त करे, दूसरा ऑप्शन है वह संदेश को कंठस्थ यानी मेमोराइज करे, थर्ड ऑप्शन है वह संदेश दूसरों को संप्रेषित करे और लास्ट ऑप्शन है इसके बारे में विचार करे। तो इसका आंसर है डी, इसके बारे में विचार करें। तो ये तो था आपका कुछ क्वेश्चन और थ्योरी।
आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। थ्योरी ज़रूर देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको कुछ त्रुटि दिखती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं और भी अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ये इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मुझे कुछ भी नया चीज़ करने का मन करता है। तो इसलिए आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।